दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा का आदमखोर भाग। पिछले भाग में क्या घटित हुआ वो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि समय की बर्बादी होती है। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आप सभी मित्रों को धन्यवाद बोलता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने बहुत उत्सुकता से कहानी को सुना है। पहले भाग से अभी तक सुनते आ रहे हैं। कुछ मित्र बोल रहे हैं कि घटना का वृतांत बहुत लंबा हो रहा है। कृपया इस घटना को जल्दी खत्म करें और दूसरी किसी अन्य घटना के बारे में बताएं। यार दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूँ, ये यार मेरी कोई मनगढ़ंत या अपने मन से बनाई हुई घटना तो है नहीं। मैं तो इसे डॉक्टर अख्तर अली साहब की किताब दुगड्डा का आदमखोर से सुना रहा हूँ। आप लोगों को एक बात यार बताना चाहता हूँ। डॉक्टर अली साहब, अख्तर अली साहब कोई शिकारी नहीं थे। वो दुगड्डा के पास मटियाली में एक राजकीय इंटर कॉलेज था, स्कूल था, वहाँ पे टीचर थे, वहाँ पे अध्यापक थे। मगर इस आदमखोर का पूरा ब्यौरा इन्होंने इस बाघ का द्वारा जो आतंकित क्षेत्र था उसमें घूम घूम करके जमा किया। ये अपनी जान हथेली पर रखकर जंगलों से बीच से होते हुए, घने जंगलों के बीच से होते हुए उन प्रभावित गांव में जाते थे। एक दो बार तो इनकी जान भी बाल बाल बची थी जाने से। बाघ द्वारा जो मारे गए लोग होते थे उनमें से कई इनके परिचित भी होते थे। तो यार ऐसे व्यक्ति द्वारा जो इतनी मेहनत करके जिसने किताब को लिखा है, उसने जो विवरण जो उसने अपनी किताब में दिया है, मैं उसको काट छाट करके सुनाऊं, ये डॉक्टर साहब की मेहनत में पानी फेरना होगा यार। और ये मेरे से नहीं हो पा रहा यार। मेरी अंतरात्मा इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि मैं उनकी किसी भी बात को काट दूं। उन्होंने जो बात लिखी है उस किताब में, मैं उसको एज इट इज सुना रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि ये किताब जिस मित्र द्वारा मुझे मिली, मेरे एक दोस्त ने मुझे दी है, उसने मुझसे ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं इस घटना को उसी तरह से सुनाऊं जैसा कि अली साहब ने लिखा है। तो मैं उसी तरह से सुना रहा हूँ। तीसरी बात, मेरे कई जानने वाले इस क्षेत्र से हैं, जिन गांव के नाम यार ना सिर्फ गांव बल्कि शिकारी, गांव वाले और वो सरकारी कर्मचारियों, मैं उन सब के नाम ले रहा हूँ। उनके परिचित कई मेरे मित्र हैं और इन घटनाओं से और मृतकों से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कहानी को काट छाट करके सुनाना इन सभी लोगों के साथ एक अन्याय होगा यार। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अब इस घटना का जो भी ये विवरण है उसको एक दो एपिसोड में ख़त्म कर दूँ। कोशिश करूँगा। जितना धैर्य और उत्सुकता से आप लोग अभी तक सुनते आ रहे हैं, बस यार थोड़ा सा और पेशेंस रख लो। दोस्तों, मेरे उत्तराखंड के मित्रों के अलावा जो मित्र देश के अन्य हिस्सों से हैं, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि कोई भी जंगल जिससे वो परिचित हों या वो पहली बार जा रहे हों, तो उन्हें ये पता होना चाहिए ना कि किस तरह से सावधानी रख कर के जंगल में घूमा जा सकता है। किस तरह की आवाज़ों को या घटनाओं को या चिन्हों को देखकर वो समझ सकते हैं कि उस एरिया में किस टाइप का माहौल है। और मेरे द्वारा जो घटनाएं सुनानी जा रही हैं, इनको सुनकर वो आदमखोर बाघ या तेंदुए के व्यवहार को भी जान सकते हैं और किसी जानवर से अपनी जान बचा सकते हैं। वो सीख सकते हैं कि जंगल में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जंगल में सिर्फ बाघ या तेंदुआ ही नहीं, बल्कि सांप, बिच्छू, भालू, लकड़बग्गा, भेड़िए और भी कई तरह के जानवरों का डर रहता है, मांसाहारी जानवरों का। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि जंगल में, किसी भी जंगल में हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। तो ये इस तरह की कहानियों को सुन करके सीखा जा सकता है।
चलिए यार, आज कहानी को नहीं सुनाकर कुछ गपशप ही करते हैं। छोड़ो आज टॉपिक। मेरे एक मित्र साज द ट्रेवलर्स, उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर बाघ के कैनाइन दांत टूट जाते हैं तो क्या वो दोबारा नहीं आते हैं। तो आज मैं साज द ट्रेवलर्स टीवी का जवाब दे देता हूँ और मित्र आपको बाघ के दांतों के बारे में बताता हूँ। साज भाई बहुत बढ़िया ये यूट्यूबर हैं और ट्रैवलिंग के ब्लॉग बनाते हैं। दोस्तों, शावक यानी बाघ के बच्चे वो भी हमारी तरह बिना दांतों के पैदा होते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके दूध के दांत निकल आते हैं। जब ये निकलते हैं तो ये बहुत तीखे होते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी जगह दूसरे मजबूत दांत आ जाते हैं जो दूध के दांतों को बाहर की ओर धकेल देते हैं, जिससे कि उनके दांतों के बीच में कोई गैप ना रह जाए। बाघ के दांतों के बीच में कोई गैप नहीं होता है। जो बड़े बाघ यानी कि जो वयस्क बाघ होते हैं, इनके कुल 30 दांत होते हैं, 30 टीथ्स। हमारी तरह 32 नहीं होते हैं, 30 दांत होते हैं। उसके ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में केवल 14 दांत होते हैं। किसी भागते हुए शिकार को पकड़ने के लिए बहुत मजबूत जबड़े की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए उनका निचला जबड़ा जो है मैंडिबल केवल ऊपर और नीचे ही हिल पाता है, यानी सिर्फ ऐसे नीचे का ही हिस्सा हिल पाता है। हमारे जैसे जबड़े की तरफ एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे कोई हरकत नहीं कर सकता, बस वो ये वाला हिस्सा चला सकता है। बाघों के ऊपरी और निचले जबड़े में आगे की ओर 6 छोटे लेकिन तीखे दांत होते हैं। ये बारीक काम करने के उपयोगी होते हैं, जैसे हड्डियों को खुरचना है ना, हड्डियों तो ऐसे खुरचता है, तो उनका जो आगे के 6 छोटे दांत है उनका ये काम है। बाघ, मेरा मतलब टाइगर के कैनाइन दांत जो दूसरी बिग कैट्स होती हैं उनकी तुलना में ज़्यादा लंबे होते हैं। मतलब तेंदुआ या शेर या उनसे इसके दांत ज़्यादा लंबे होते हैं। एक पूरी तरह से जो विकसित बाघ होता है उसका ऊपरी कैनाइन दांत करीब करीब 8 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। तो 8 सेंटीमीटर इमेजिन करो कितना बड़ा होता है। लंबे तीखे कैनाइन और पिछले दांतों के बीच एक जगह होती है जिसे बोलते हैं डायस्टेमा, ये के बीच में होती है। इससे बाघों को अपने शिकार को आसानी से काटने में मदद मिलती है, वहाँ से वो काटता है। जैसे और मांसाहारी होता है उसी तरह से बाघ भी मांसाहारी दांत वाला होता है। ये तो एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है, कहने और जारी चीज़ नहीं है, लेकिन फ्लो में निकल गया। ऊपर और नीचे के कार्निशियल मिलकर मांस के टुकड़े काटते हैं ताकि वो उसे निगल सके। बाघ कभी भी अपने भोजन को च्विंग नहीं करते, चबाते नहीं हैं, सीधे लिया और क्लब कर लिया, मतलब निगल जाते हैं। जैसे जैसे बाघ की उम्र होती जाती है, बुढ़ापा होने लगता है उसका, वो बुढ़ा होने लगता है, तो उसके दांत जो हैं वो पीले होने लगते हैं। हालांकि उसके दांत बढ़ते रहते हैं, लेकिन बूढ़े बाघों के दांत गायब हो जाते हैं या उनके दांत बहुत ज़्यादा घिस जाते हैं, जिन्हें हम लोकल लैंग्वेज अपना कहते हैं, अरे उसके कैनाइन दांत टूटे हुए थे, टूट गए थे दांत। ये घिसे हुए दांतों के लिए भी वही कह रहा था कि टूट गए हैं। बूढ़े बाघों के लिए अपने लिए भोजन पकड़ना और खाना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए वो कभी कभार अपना पालतू जानवर जैसे कुत्ता है, बकरी है, गाय है, भैंस है, बैल है, ये आसान शिकार होते हैं, इंसान हैं, तो इनकी तलाश करते हुए वो हम लोगों की, इंसानों की बस्तियों के करीब चले आते हैं और इंसानों पर हमला करके आदमखोर बन जाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आदमखोर हो ही जाए। अगर बाघ के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो बाघ के भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। जैसा मछली के साथ हुआ था, रणथंभौर की जो मछली है उसकी कहानी कभी आपको सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बाघिन थी। उसका तो रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है कि उसके से ज़्यादा फ़ोटो किसी और के नहीं है। अब बाघ बूढ़ा हो रहा है, ये तो कोई उसका मुंह खोल के चेक नहीं कर सकता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो बूढ़ा हो रहा है? तो उसके फर को पहचान के कर सकते हैं, जो उसका जो बाल, जो त्वचा जो है उसको देख करके। अगर उसके जो फर है उसकी चमक जो है कम होने लगी है तो ये समझिए कि बाघ जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है।
अगर खूब चमकीला और खूबसूरत है तो वो बिल्कुल जवान है, मतलब जितना जवान होगा उतना चमकीला उसकी बॉडी होगी। दोस्तों, आपने जब भी किसी बाघ को देखा होगा तो उसके कान आपने देखा होगा हमेशा छोटे होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा होता है ना, छोटा शावक जब होता है, तो उसके कान बड़े होते हैं, खूब बड़े बड़े कान होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ता जाता है उसके कान छोटे होते जाते हैं, इतने से रह जाते हैं। कान छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत तेज होते हैं। हल्की से हल्की आहट को भी वो बहुत दूरी से सुन लेता है और पहचान जाता है कि आवाज़ किस दिशा से आ रही है और उससे कितनी दूर से आ रही है। इतना आइडिया वो लगा लेता है डिस्टेंस तक का। हालांकि उसको ये नहीं पता है कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर, कितना किलोमीटर है, लेकिन एक वो अपना आइडिया लगा देता है। एक बात और है कि बाघ का और तेंदुए का रंग ऐसा होता है कि वो जंगल के रंगों में ऐसा घुल जाता है कि आप उसके बगल से भी निकल जाएं तो भी आप उसे नहीं देख पाएंगे। कुछ कहते हैं, उसके एक शब्द कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी। कहते हैं कि अगर बाघ की इच्छा होगी तो वो खुद ही आपके सामने आकर चला जाएगा, लेकिन हम अपनी मर्जी से उसे नहीं देख सकते कि चलो यार, आ यार, चल जंगल चले यार, आज बाघ को हाय हेलो करके आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। जंगल में अगर गलती से भी बाघ आदमी के सामने आ जाए तो आदमी एकदम जाम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टैचू हो जाता है वहीं पे, घिग्गी बच जाती है। और अगर वो सामने से दहाड़ दे तो भाई 100% लोगों की पैंट गीली और पीली तो होनी निश्चित बात है। इतनी भयानक होती है बाघ की दहाड़। लोग पूछते हैं ना यार, अगर बाघ सामने आ गया तो क्या करें? सवाल होता है यार, अगर आ गया सामने तो क्या कर लेंगे? तो भाई साहब, मेरा तो यही जवाब है कि आप कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वही करेगा। अब यार देखो यार, आप उससे तेज भाग नहीं सकते तो भागने का विचार तो निकाल ही दें। आप उससे ज़्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकते, आप चिल्लाते हैं और वो दहाड़ दे तो उसके दहाड़ के सामने आपकी आवाज़ कहाँ खो गई वो पता भी नहीं चलेगा। और ऊपर से खतरा ये कि आपके चिल्लाने पे वो नाराज़ हो गया, अगर पोक हो गया तो भैया ये मान लीजिए कि मौत को हमने आमंत्रण दे दिया है। आ भैया बाघ राजा, आओ मार डालो हमें। क्योंकि कुश्ती तो उससे कोई लड़ नहीं सकता है। कोई लड़ सकता है बाघ से कुश्ती? नहीं लड़ सकता है। वो बात अलग है कि यार वो हमें मार दे, उसके बाद उसे खाए या ना खाए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मौत निश्चित है। तो इस विचार को भी दिमाग से निकाल दें। बस एक बात सोचें कि बाघ को सन्मति आ जाए, अच्छी मति आ जाए और वो आपके सामने से चला जाए, यही एक बचने का तरीका है। जैसे एक बार जिम कॉर्बेट साहब के साथ हुआ था। उनकी उम्र 8 साल थी। अब जिम कॉर्बेट साहब तो हमेशा जंगलों में ही घूमते रहते थे, बचपन से ही उनको जंगल में रहने की आदत थी। कई बार तो रात हो जाने में वो जंगल में ही सो जाते थे, एक छोटा सा अलाव जलाते थे और उसके बगल में सो जाते थे। तो ऐसे एक बार जंगल में घूमते हुए वो काला दुंगी के पास एक डेंस फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक चले गए। अचानक उनके सामने करीब 10 फुट से भी कम दूरी पे एक बाघ, मतलब टाइगर, निकल के आ गया। अब भयानक टाइगर। और उसने जिम कॉर्बेट साहब की तरफ देखा क्या, मतलब जिम कॉर्बेट साहब की तरफ ऐसे देखा मानो पूछ रहा हो, क्यों बच्चे जंगल में क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं जाना क्या? और फिर एक छलांग मार के वहाँ से चला गया। तो यानी कि बाघ को सम्मति आ गई थी कि वो चला गया। तो यही एक तरीका है बाघ से बचने का। मेरी जो मम्मी है, माँ, बाघ या तेंदुए के नाम से ही बहुत डरती है। उनको लगता है कि सारे बाघ और तेंदुए ये इंसानों को मारने के लिए ही बने हुए हैं, ये सिर्फ इंसानों को मार के खाते हैं और उनका कोई और भोजन नहीं है। हालांकि मैं उनको कई बार समझा चुका हूँ कि माँ, इंसान जो है बाघ या तेंदुए का सामान्य आहार नहीं है, हम लोग उसका आहार नहीं है, हम उसका मेन्यू नहीं है। वो तो खुद इंसानों से दूर रहना चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती कि वो इंसान को मार देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि खा भी जाए।
इंसान को मारकर वो खुद वहाँ से भाग जाता है यार। और इस बात का सबूत अगर आपने वो कहानी मेरी सुनी है तो ज़रूर पता होगा आपको, अगर नहीं सुनी तो सुनिएगा। मुक्तेश्वर की आदमखोर बाघिन, वो एक शाही, ये एक्वापाइन होता है ना, उसके कांटों से बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके हाथों में और पेट में और छाती में बहुत सारे कांटे छुप गए थे, जिस वजह से वो बेचारी बहुत तकलीफ में थी और वो शिकार भी नहीं कर पा रही थी। वो 2-3 दिन से भूखी एक जगह पे बैठी हुई अपने घावों को चाट रही थी और कोशिश कर रही थी उन कांटों को निकालने की। अब शाही के जो कांटे होते हैं ना, उल्टे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, जैसे तीर है तो सब ऐसे 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 होते हैं, तो निकलते रहे वो पूरा सब मांस को नोचते हुए निकलते हैं। वो बेचारी लगी हुई थी कोशिश करने में, निकल नहीं रहे थे। तो इतने में गांव की महिला जो है घास काटते 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 अपनी धुन में वो घास काटते काटते एकदम उसके सामने पहुंच गई। अब बाघिन ने एकदम से डर गई और उससे डरकर महिला पर एक अपना चाप से पंजा चला दिया। पंजा महिला के सर पर लगा और उसका सर फट गया। फट गया सर, पूरा भेजा उसका जो है बाहर निकल आया। अब बाघिन वहां से भाग गई। और ये सब इतनी फुर्ती से हुआ, इतनी तेजी से हुआ कि महिला को समझी भी नहीं, मतलब उसके कुछ समझने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसके एक हाथ में वो घास काटने वाली वो दराती जिसको बोलते वो, और दूसरे हाथ में घास का बंडल वैसा का वैसा ही था, ऐसे पकड़ा हुआ। जिस हालत में घास काटते हुए था वैसे का वैसे ही था। बाघिन ने महिला को खाया नहीं, जबकि वो 2 दिन से भूखी थी। उसके 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद एक आदमी लकड़ी काटने के लिए ठीक उस जगह में पहुंच गया जिस जगह पे वो एक गिरा हुआ पेड़ था, और उस पेड़ के पीछे कहीं पे वो बाघिन जो है छिपी हुई थी, वहीं पे अपना आराम करती थी, वहीं पे कोशिश अपने को कर रही थी। अब 4-5 दिन की छुपी भूखी बाघिन वहाँ पे बैठी हुई है। आदमी ने अपना कोट वोट उतारा, एक जगह टांगा अपनी, जैसी उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई लकड़ी काटने के लिए, तने को, पेड़ में तने को काटने के लिए, बाघिन को ये लगा कि ये आदमी उस पर हमला कर रहा है। उसने एक झटके से उछलकर आदमी पर हमला कर दिया और आदमी को मार दिया। आदमी का जो शरीर था वो उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर गिरा, मतलब जो तना था उस पर गिरा, और तने में गिरा तो आधा शरीर तने के इस तरफ और आधा इस तरफ था। उसके शरीर से खून बह रहा था, उसकी पीठ जो है बुरी तरह से फट गई थी, मतलब पूरी चिर गई थी। जब उसे बाघिन ने देखा इसमें से खून गिर रहा है तो उससे पहले चाटा उसे, और फिर थोड़ा सा उसने उसका मांस चखा तो उसे अच्छा लगा। अब उसे पता चला कि ये 2 पांव पर चलने वाला जो ये जीव है, ये भी एक खाने वाला आइटम है, ये भी मांस है, इसे भी खाया जा सकता है। इसके बाद उस बाघिन ने 1-2 लोगों को और मार कर खाया। अब इसके समझ में पूरी तरह से आ गया था कि यार सबसे अच्छा और सबसे सरल शिकार तो इंसान है, क्योंकि आराम से सरेंडर कर देता है यार ये तो। फिर वो पूरी तरह से मैनीटर हो गई, फिर तो उसने इंसानों के अलावा कुछ और खाना ही छोड़ दिया। यार सुनानी तो दुगड्डा के आदमखोर की कहानी थी, मगर आज विषय कुछ और हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसके बाद में मैं दुगड्डा का जो आदमखोर है उसकी कहानी को, उस घटना को मैं पूरा करूँगा, और उसके बाद फिर कुछ और आदमखोर बाघों के बारे में बताऊँगा अपने उत्तराखंड के। फिर उसके बाद एक किताब और आनी है, उसमें बहुत रोचक घटनाएं हैं जो उत्तराखंड के आदमखोरों पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन्हें भी पसंद करेंगे। मेरे कई मित्र अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताते कि हमारे एरिया में, हमारी पट्टी में, हमारे गांव में भी आदमखोर हुआ था। तो दोस्तों से जैसे जैसे कहानियाँ आती जाएंगी तो वो कहानियाँ भी फ्रंट में आएंगी, सब सुनाऊंगा। मेरे कुछ मित्र जो मेरे आप लोगों में ही हैं, यानी सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने मुझसे मोबाइल में बात करी और एक सुझाव दिया कि कई लोग ऐसे हैं जो मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन गूगल आईडी या वो पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं, इसलिए थैंक्स वाले ऑप्शन में जाकर मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं उनको अपना ये पेटीएम या गूगल वगैरह जो भी अपने वो होते हैं, अपना वो नंबर दे दूं, जिससे वो मुझे कुछ डोनेट करना चाहें तो कर दें, या फिर मैं अपना नंबर भी बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप बातचीत करना चाहें तो आप मेरे से गपशप भी कर सकते हैं। यार मैं तो खाली और बेकार पड़ा रहता हूँ, आपका जब भी गपशप करने का दिल करे आप मेरे साथ कर सकते हैं।
हालांकि कुछ समय ऐसा होता है जब मैं फ़ोन पिक नहीं करता हूँ। पहला कि अगर मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, जैसे अभी अगर कॉल आ जाए तो मैं नहीं उठाऊँगा। अभी आपसे गपशप कर रहा हूँ, मैं कॉल नहीं उठाऊँगा और कॉल काट दूँगा। और दूसरा, जब मेरी फिजियोथेरेपी हो रही होती है, मेरा फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो कहता है भैया फ़ोन को अलग रख दीजिए, फ़ोन में हाथ नहीं, सारा ध्यान जो है एक्सरसाइज में दीजिए। तो मैं आज सिर्फ आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। इस कहानी का जो दुगड्डा की जो कहानी के जो 16 एपिसोड हो गए हैं, इसके बाद 2 एपिसोड तो यार दोस्त कितना ही काट छाट करके बनाऊँ तब भी बनेंगे, क्योंकि अब सारा सार लास्ट के दोनों एपिसोडों में ही आना है, सारा निचोड़ कहानियों का। और दोस्तों जब मर्जी हो यार तब कॉल करो। और अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों के पास में कुछ ऐसी कोई किताब हो जो उत्तराखंड के बागों से किसी राइटर ने अगर लिखी हो उत्तराखंड के बागों के ऊपर, तो आप मुझे बताएं, मैं वो किताब को मंगा लूँगा और सब लोगों तक उस कहानी को पहुँचाऊँगा। बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ दोस्तों। एक बात और पूछना चाहता हूँ यार, हाँ यार, अगर कभी लाइव करूँ तो आप लोगों से सुझाव मांग रहा हूँ। आप लोग लाइव में कब अपना टाइम दे पाएंगे? कुछ बातें, कुछ सवाल जवाब वहीं पे हो जाएंगे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, उतना मैं बता सकता हूँ। यार एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम में जो टीन एज होती है ना, 13 से शुरू होती है, 19 तक रहती है, जो ज़िंदगी का सबसे मस्ती वाला टाइम होता है। तो उस टाइम में नैनीताल जैसे शहर में रहने वाला बंदा क्या करता होगा? आप लोग कहेंगे नैनीताल माल रोड में शंटिंग करते होंगे यार, इधर उधर लड़कियां अपना सब जो टीनेज में होता है, पार्टी शार्टी, ये सब यही सब करते होंगे। मैं और मेरा ग्रुप ऐसा नहीं करता था यार। ऐसा नहीं कि हम लोग हैंडसम या स्मार्ट नहीं थे, अरे हम भी बहुत स्मार्ट हुआ करते थे अपने ज़माने में, अपनी कॉलेज लाइफ में यार। ये जो दूर दूर तक सफाचट मैदान देख रहे हो ना, जब उम्र थी तो इससे खूब लबालब फसलें लहलाया करती थी, और ऐसे ऐसे बालों में हम भी हाथ मारते थे, और ऐसे ऐसे बालों में हाथ मार मार करके तो आज ये दुर्दशा हो गई है। मौका लगा तो पुरानी फ़ोटो डालूंगा इसमें। तो दोस्तों हम लोग उस टीन एज में जंगल लवर थे। हम लोग जंगलों में चले जाते थे, कभी किलवरी की तरफ जंगल में चले गए हैं, कभी जो है अपना ये लैंड सैंड की तरफ चले जाते थे, कभी टिफिन टॉप चले जाते थे, कभी चाइना पीक चले जाते थे। तो हम लोगों का जंगल भ्रमण होता था। हम माल रोड में शंटिंग नहीं करते थे, बहुत रेयर, कभी चले गए तो चले गए, अदरवाइज 90% हम लोग जंगलों में रहते थे। मैं माउथ ऑर्गन में जाता था, मेरा एक दोस्त है वीरू, वो जो है अपना 2 सेट बजाता था बोंगो, और बड़े अच्छे अच्छे गाने वाने गाता था। तो अपना वहीं जंगलों में बैठ के अपना तफरी करते थे, इंजॉय करते थे, कैंप फायर करते थे, और फिर अपने अपने घरों को आ जाते थे। वाइल्ड लाइफ के कई बार दर्शन भी हुए हैं, बाघ के तो नहीं, तेंदुओं के। कई बार तेंदुए क्रॉस करके निकले हैं। उन दिनों फ्लाइंग फॉक्स भी बहुत हुआ करती थी नैनीताल में, अब पता नहीं क्या है। तो वो खैर टीन एज वाली बात है सब। तो अब उस प्रैक्टिकल, फिर मैंने बताया भी था कि हम लोग ट्रैकिंग वगैरह करते थे। पूरा उत्तराखंड हमारा जो है पैदल घूमा हुआ है। कुमाऊँ तो 99% पैदल घूमा हुआ है। तो काफ़ी जंगलों के बारे में काफ़ी जानकारी उत्तराखंड का है। तो जो भी मेरे को इन्फॉर्म, जो भी जितनी नॉलेज होगी उतना मैं आप लोगों को ज़रूर, जो पता होगा वो बताऊंगा। हालांकि बहुत मास्टर नहीं हूँ मैं कोई भी वाइल्ड लाइफ का, लेकिन कुछ पढ़ के, कुछ सीख के, कुछ जिम कॉर्बेट साहब को पढ़ के, कुछ दूसरे लोगों को पढ़ के, काफ़ी कुछ जंगल के बारे में और खुद जा करके काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ, जान चुका हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए लाइव आने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों और क्या कहूँ यार, अब कुछ याद भी तो नहीं आता है जब बात करने के लिए आओ, तो क्या फालतू आप लोगों का टाइम बर्बाद करूं, ऐसा है। अब जल्दी मिलता हूं आपको 2-3 दिन के बाद में। जो दुगड्डा का आदमखोर कहानी चल रही है उसके लास्ट के 2 भाग लेकर के, पहले 1 भाग फिर दूसरा भाग, यानी कि 17वां, और फिर उसके बाद 18वें के बाद में मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। कोशिश करूँगा कि 18 में ये कहानी ख़त्म हो जाए। तो बस यार इतना और झेल लेना यार।
और ये उत्सुकता बनी रहे कहानी में कि फिर क्या हुआ वाली जो हमारी बात है ना, वो बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों फिर चलता हूँ अभी यार, आज थोड़ा सा सो जाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों शायद कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। बस आप लोगों तक पहुंचना था, शक्ल दिखानी थी, सुनानी तो कहानी थी, लेकिन अब कहानी नहीं सुना के विषय ही पूरा आज बदल गया है। तो उम्मीद है कि आज का भी पसंद करेंगे आप लोग, मेरे से गपशप करना, मेरा वीडियो में आना है। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।